सासू माँ को मरे हुए 8 ही महीने हुए थे कि मेरे ससुर जी रोज रात में करीब 12 बजे चुपके से मेरे बेडरूम की खिड़की से झांका करते थे। एक दिन अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम कामनी वर्मा है। मेरी उम्र 30 साल की है। मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरे पति का नाम उमेश वर्मा है। वो 32 साल के हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में ऊंची पोस्ट पर नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी और मेरे सास ससुर रहते थे और उनकी बेटी जो बनारस में अपने ससुराल में रहती हैं, उसे छोड़कर कुल मिलाकर 4 लोग हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और मेरी सासू माँ का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिससे हमारे घर में शोक की लहर छा गई। सासू माँ के अंतकाल से मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा टूट गए थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती वो अकेले में बैठे रो रहे होते और मेरे पति उमेश ने बहुत समझाया कि ऐसा ना किया करो, आप घर के बड़े हो, आपको हमें हौसला क्या देना है, बल्कि खुद ही हौसला हार रहे हो। हमारी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में फिर से रोते रहते। इस तरह से 6 महीने तक निकल गए, लेकिन बाबूजी को अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ही कठिन काम लग रहा था। फिर हम लोगों ने विचार किया कि उन्हें कुछ समय के लिए हमारी बनारस वाली ननद के घर भेज दिया जाए ताकि उनका मन बहल जाए, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि जब हम घटना वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो हमारे मन में नई जगह का माहौल घर कर लेता है और घटी हुई घटना कुछ पल के लिए इंसान भूल जाता है। ननद के घर पर बाबूजी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते घर वापस आ गए। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। हम लोगों को बाबूजी को बाहर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने अपने बाबूजी में एक खास बदलाव नोट किया कि वो किसी बहाने मेरे शरीर को बार बार देखते थे, या फिर कह लो कि छूने की कोशिश करते थे। दिल कर रहा था कि पति को फ़ोन करके सारी बात बता दूं। फिर सोचा कि अगर मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास कौन सा कोई सबूत है। यही सोचकर मैं चुप हो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं बाथरूम में जा रही थी कि मैंने देखा कि वहाँ पर बाबूजी गए हुए थे और दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे कुछ अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि बाबूजी इतना टाइम वहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मैं सोची कि बाबूजी कभी भी बाहर आ सकते हैं। इतना सोचते ही तो मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं बिना बाथरूम गए ही वापस अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि उमेश को सारा मामला बता दूं। पति ने मुझे इंतज़ार करने के लिए बोला, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया और सारी रात जागते हुए निकल गई। अगली सुबह उमेश शहर से बाहर 2 महीने के लिए ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। अब मैं और बाबूजी हम दोनों घर पर रह गए। मेरा डर के मारे एक एक पल वर्षों जैसा निकल रहा था। मेरा डरना भी लाजमी था। पूरा दिन भर काम किया और पिछली रात को नींद न आने के कारण मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज ही पहनती थी, लेकिन घर में साड़ी ही पहनती थी और पूरा घर का काम संभालना बड़ा ही कठिन काम था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। तो मैं अपने बेडरूम में आकर पंखे के नीचे लेट गई। घड़ी में 4 बज रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे पति हैं, क्योंकि उमेश अक्सर हमेशा घर पर ही रहते थे। फिर मैं एकदम से हड़बड़ाहट में उठी और अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, बाबूजी आप यहाँ, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बाबूजी बोले,
बहू, चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए आवाज़ लगाई थी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा बहू सो गई होगी, तो मैं सीधा अंदर चला आया। तो मैंने देखा कि तुम सोई हुई थी। तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता। इतने में तुम जग गई। इन शब्दों ने मानो बाबूजी ने अपनी सफाई पेश कर दी हो। मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल धक धक कर रहा था और अपनी साड़ी का पल्लू अपने सिर पर लेकर कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने से शायद बाबूजी का दिल टूट सा गया। वो अपने कमरे में चले गए। करीब 5 मिनट बाद मैं एक कप चाय और बिस्किट लेकर मैं उनके कमरे में गई। वो अब रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? आपकी तबीयत खराब है क्या? तो डॉक्टर को फ़ोन लगाकर बुला लेती हूँ। फिर बोले, नहीं बहू, कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उनकी कमी मुझे बहुत खल रही है। उनसे करने वाली बातें मैं किससे करूं? मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी दिल की बात, सारी बातें किसी से शेयर करूं। बाबूजी की ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में अजीब सी हलचल मचने लगी। अब मैं बच्ची तो थी नहीं जो उनकी बातों को न समझ पाती। बाबूजी जिंदगी के मज़े लूटना चाहते थे। उनकी बातों से मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि वो सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ कल्पना में ही सोचा कि यदि मेरा पति न हो तो मैं क्या करूंगी। मैं अपने बाबूजी की जगह पर खुद को रख कर सोच रही थी। उनकी एक एक बात सच्ची प्रतीत हो रही थी। बाबूजी मुझे गले लगाकर जोर जोर से रो रहे थे। मेरे दिल में भी अनेक तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उन पे दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि इनको खुश कर दूं। फिर मुझे याद आया मैके की वो बात, अनीता का पति अनीता की बेवफाई से तलाक दे दिया था। फिर घर की इज्जत का ख्याल आ गया कि बहू बेटी को कुछ कह दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। घर परिवार में ही इसका हल हो जाए तो ठीक है। बाबूजी की इतनी उम्र हो चुकी थी। मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनके कुछ कामों को कबूल कर लिया, लेकिन घर की इज्जत पे कोई आँच न आए, इसलिए मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े निकाल के उनको दे दिए। फिर बाबूजी नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे टॉवल को धोती की तरह लपेटा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने भी हंस के मेरी मुस्कुराहट का जवाब दिया। किसी न किसी तरह वो दिन निकल गए। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उन्हें उनके कमरे में गई, और रात को शायद तौलियों को लपेट के ही सो गए। मैंने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। बाबूजी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, बल्कि वही चाय ढक कर रख कर चली आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर और बदन पे मल दो, मुझे नहाने जाना है। मुझे उनकी नीयत तो पहले ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रक्रिया न होने की वजह से कोई सबूत नहीं था। मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बोला, लो बाबूजी तेल लगा लो, क्योंकि मुझे कपड़े धोने जाना है। फिर बाबूजी बोले, बहू सिर पे तो खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर कैसे लगाऊंगा, सो तुम ही ये कष्ट कर दो। इतना बोलकर वो आंगन में पड़ी खाट पर आंधे मुंह लेट गए। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं उनकी पीठ पर तेल लगा रही थी। करीब 5 मिनट के बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में तो तेल से भीगे ही है। मैं ना चाहती हुए भी उनकी हर बात मानती चली गई जा रही थी और दोनों हाथों से उनकी मालिश करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद सासू माँ जिंदा होती तो मुझे यह सब न करना पड़ता। इन 2 दिनों में मेरा बहुत बुरा हाल था। उमेश के बिना तो मैं कैसे रहूँगी, और 8 महीने से ऊपर हो गए सासू माँ का अंतकाल हुए। मैं इतनी सोच में डूबी हुई थी और मैं सब कुछ वहीं छोड़कर कमरे के अंदर आ गई।
वो उठकर मेरे कमरे में आए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम चली क्यों आई? कोई बात है तो बताओ। क्या उमेश के बिना दिल नहीं लग रहा है? मैं हूं ना, बोलो क्या चीज़ की कमी है, मैं वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं अंदर ही अंदर रोती रही कि अब मैं क्या करूं, और किसी तरह से मैंने 2 महीने बिताए। अब जब उमेश घर पर आए तो मैं बाबूजी की सारी हकीकत बताई, तो उमेश मुझे लेकर दूसरे शहर चले गए और मैं अपनी इज्जत भरी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद थी। ऐसे ससुर जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप उनको कैसे पनिशमेंट देना चाहते हैं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।